ओके, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दैट इज योर प्रोसीजरल कंप्लायंस अंडर जीएसटी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं ए टू जेड, स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, उस सब की चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर प्रोसीजरल कंप्लायंस। अब देखो रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, तो जो जो चीजें बताता जा रहा हूँ आप टिक करते जाएंगे, और बाकी चीजों को तुम लोग नोट कर लेना। ठीक है, सबसे पहला देखो फर्स्ट पेज में दिया है रजिस्ट्रेशन, पूरा पैराग्राफ टिक कर लो। ये जो दिया हुआ है पूरा ए टू जेड आप इसको टिक करेंगे रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पोस्ट प्रोसीजरल कंप्लायंस से काफी आता है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टिक। अब देखो इसमें बोला क्या है, बेसिकली इसमें यही बोला गया कि भारत में अगर आपको जीएसटी के तहत काम करना है तो उसके लिए आपका 3 लेजर्स में होना जरूरी है। लास्ट टॉपिक याद होगा, पिछली क्लास का पढ़ाया था, जैसे मैंने बताया था क्या लेजर्स के बारे में, ठीक है ना, अकाउंट्स के बारे में। तो बेसिकली जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के काम कभी नहीं हो सकता, ध्यान रखना। जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ठीक है, तभी आप रजिस्टर्ड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? यू विल बी कॉल्ड एज रजिस्टर्ड पर्सन। और रजिस्टर्ड जब आप होंगे तभी आप काम कर सकते हैं, जीएसटी पे छूट ले सकते हैं, टैक्स पे कर सकते हैं। तो रजिस्टर्ड पर्सन के बारे में बात यही बोली है, जो रजिस्टर कराएगा वही क्या कर पाएगा, वही अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर पाएगा। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जो कि जीएसटी के अंडर है। सेकंड पैराग्राफ में आईटीसी के बारे में बोला गया कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लासेस में बताया था कि आईटीसी क्या होता है, बहुत डिस्कस किया था उसके बारे में। फिर वही चीज पुरानी बातें कहें कि मैंडेटरी होता है हर पर्सन के लिए जिसका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा का होता है रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में, उसको अपने आप को जीएसटी के तहत रजिस्टर कराना पड़ता है। और यही बात अगर हम करें स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की, जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखे हैं सब स्टार्टिंग में, उसके तहत में वो 10 लाख हो जाती है कंडीशन। ठीक है, एज पर नोटिफिकेशन ऑन सेंट्रल टैक्स डेटेड 7 मार्च 2019, कोई भी पर्सन जो कि सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विस की जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है, उसको अपने आप को हर हाल में रजिस्टर अप कराना है। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब बोला है सारी सप्लाई जो टैक्सेबल है, एग्जेम्प्टेड है, जीरो रेटेड है, इंटर स्टेट है, बट डज नॉट इंक्लूड इन वर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये सारे शब्द पढ़े हुए हैं, तो ये सब तुम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके, तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, रजिस्ट्रेशन के बाद देखो उसमें दिया हुआ है जीएसटी के बारे में वो बातें बोली, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू टिक इट, दिस इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको टिक कर दो। ठीक है, कि क्या होता है, तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है इसमें आता है कि एग्जाम में बहुत जीएसटीएन के बारे में, और हो सकता है आरती मैम ने कभी आपको क्लास में पढ़ा होगा तो जीएसटीएन का जिक्र भी हुआ होगा। तो वो जिक्र इसीलिए किया जाता है क्योंकि जीएसटीएन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, इससे क्वेश्चन जब डिस्क्रिप्टिव था तब भी आता था और ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। अब देखो होता क्या, इसी जीएसटीएन की हम बात कर रहे हैं। जब हम जीएसटी में रजिस्टर कराते हैं तो पैन नंबर चाहिए होता है, सबको पता है पैन होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। क्यों? क्योंकि उसी के बेसिस पे हमें ये पता चलता है कि आप कहाँ से काम कर रहे हैं, जो भी आप गुड्स एंड सर्विस का काम कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, उसमें आपका सारी चीजें स्पेसिफाई होती है, स्टेट से स्पेसिफाई होता है। ठीक है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है, जीएसटी का फुल फॉर्म सबको पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईएन का मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 15 डिजिट का नंबर होता है। कितने डिजिट का? 15 का, जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें इनकॉर्पोरेटिंग होती है जीएसटी के थ्रू, जो अवेलेबल कराया जाता है एप्लीकेंट को रजिस्ट्रेशन के दौरान। तो इस 15 डिजिट के नंबर में क्या होता है, पहले के 2 डिजिट होते हैं कोड के। किसके? कोड के। जैसे कि उत्तर प्रदेश का कोड है 09, तो यूपी, आप यूपी से काम कर रहे हैं तो 09 फर्स्ट 2 डिजिट होगी, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट। स्टेट कौन सा? यूपी। नेक्स्ट 10 डिजिट नंबर आपके जो होते हैं वो टैक्स पेयर का परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, फॉर एग्जांपल AXYBR, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल 8259Z, ये हो गया आपका पैन नंबर। तो पहले तो हो गए किसके? स्टेट के। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट 10 हो गए ये आपके क्या हो गए?
ये 10 आपके हो गए परमानेंट अकाउंट नंबर के, ठीक है। Next, the 13 digit will be assigned based on the number of registration within the same state. 13 digit जो भी होगी, फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं 5, ये आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन विद इन द स्टेट जो होगा वो असाइन होगा। द 14 डिजिट विल बी जेड बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना, इसको बाय डिफॉल्ट रखते हैं, इसका फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए यूज होता है। एंड लास्ट डिजिट विल बी योर चेक कोड, लास्ट डिजिट जो भी हमने रखी, कुछ भी रख लिया वो आपका चेक कोड होता है। चेक कोड का मतलब होता है, ये बेसिकली चेक कोड आपको वेरीफाई करने के लिए होता है कि आपका जीएसटी नंबर फेक तो नहीं है, गलत तो नहीं है, या जिस काम के लिए हो रहा है उसी काम के लिए है ना, ओवरऑल लीगल पर्पस जानने के लिए होता है काम सही है कि नहीं है। तो ये अल्फाबेट में भी हो सकता है या नंबर में भी हो सकता है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, ये लिख लेना, ये अल्फाबेट के फॉर्म में भी हो सकता है या ये नंबर के फॉर्म में भी हो सकता है, और दोनों के किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। कोई इशू किसी को यहाँ का। उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद इसमें यही किया हुआ था आपका रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी में, ठीक है, कि बोला गया था इट्स नॉट टैक्स स्पेसिफिक, व्हिच मींस दैट देयर इज सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल द टैक्सेस। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का मतलब ये टैक्स स्पेसिफिक नहीं होता है, यानी कि व्हिच मींस दैट देयर इज अ सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल टैक्सेस, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर ये नहीं है कि आपने स्पेसिफिकली उसके लेके, बेसिकली जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ओवरऑल सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी से सबके लिए वो यूज हो जाता है, इसलिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है और जीएसटी नंबर मिलता है। कभी किसी दुकान के बाहर जाना ना, कभी अगर नोटिस करना, अभी तो खैर नहीं जा रहे होगे बाहर, लेकिन कभी बाहर जाना तो देखना हर दुकान के पास उसका जीएसटी नंबर है, जिनका टर्नओवर ज्यादा हो। अब ये नहीं किसी नॉर्मल सी दुकान के पास जीएसटी नंबर नहीं है, टर्नओवर होता है ना, अभी बताया था। तो एक टर्नओवर क्रॉस होने पे हर दुकान का अपना जीएसटी नंबर होता है, वो लोग बाहरी नोट लिखे रहते हैं कि ये जीएसटी नंबर है, तो इसीलिए होता है ताकि जीएसटी पे करने में आसानी रहे, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ चलो आ गया, वेरी गुड। ये सब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के सेक्शन। अब यहाँ पर आपको देखना है कौन से पर्सन लायबल होते हैं जीएसटी पे करने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको रीडिंग है, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको रीड करना है। कौन कौन लोग लायबल होते हैं ये देखते हैं। सबसे पहला, कोई भी सप्लायर जो स्टेट यूनियन टेरिटरी में स्पेशल कैटेगरी के अलावा जिसकी टर्नओवर है 20 लाख रुपीज, जैसे मैंने बताया था, अगर स्पेशल कैटेगरी है तो 10 लाख हो जाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया क्या क्या चीजें आएंगी क्या नहीं आएंगी, लेकिन उसके बाद बताया गया था टर्नओवर जो है वो 40 लाख तक एक्सीड नहीं होना चाहिए, जो गुड्स की कंडीशंस बताई गई हैं 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2020 से लेटेस्ट। तो ये वही पॉइंट्स है, इसमें कुछ खास नया नहीं है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड पॉइंट, इसको क्लियर कर दें, आईडी लग रहा होगा। सेकंड पॉइंट में वही चीज बोली गई थी जैसे कि हमने बताया था आपको, ठीक है, कि इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट होती है और लिमिट के अकॉर्डिंग ही आप काम करेंगे। और मर्जर के केस में, डिमर्जर के केस में जो भी अरेंजमेंट्स होंगे जीएसटी के तहत, जो भी कोर्ट के ऑर्डर होंगे, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर होंगे, जिसने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसके द्वारा कराया है, उन सब के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो इसमें आपको यही सब पढ़ना, बाकी रीड कर लेना, इसमें ऐसा कुछ बताने वाला नहीं है। एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, जॉब वर्क, ये सब बता चुका हूँ। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन से हैं, ये सब तुम लोग को पता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कौन पर्सन होते हैं जो लायबल होते हैं आपके, हु आर द पर्सन हु शैल नॉट बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कोई भी पर्सन जो कि गुड्स एंड सर्विस के बिजनेस में है या दोनों के बिजनेस में है, जो एग्जेम्प्टेड गुड्स को डील करते हैं या टैक्स एग्जेम्प्टेड है या आईजीएसटी के तहत हैं, उनको ऐसे गुड्स जिनकी सप्लाई पे सरकार ने छूट दे रखी है या छूट कंसेंस एग्जेम्प्ट किया हुआ है, उनको नहीं है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत। या दूसरा, जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, यानी कि जो सप्लाई करते हैं जमीन से, जमीन पे काम करके कल्टीवेशन करके प्रोडक्शन करते हैं, उन खेती बाड़ी करने वाले किसानों को भी जरूरत नहीं है जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की। दूसरा, गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन दिया है काउंसिल के थ्रू, कुछ नोटिफिकेशन जारी किए हैं जिसके थ्रू आप अगर आपने इन कैटेगरी में आ रहे हैं, पर्सन की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने से छूट मिल जाएगी, जरूरत नहीं। कोई दिक्कत किसी को, कुछ पूछना है? नहीं सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका
कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, क्या होता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन? देखो, यानी कि किस केस में आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ये सारे कंडीशंस में आपको बहुत जरूरी है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्या है कंडीशन? पहला, कोई पर्सन इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। अब देखो, ये इंटर, इंट्रा, रिवर्स चार्ज ये सब मैं बता चुका हूँ, तो ये सब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, कोई पर्सन जो टैक्स रिवर्स चार्ज के बेसिस पे दे रहा है, सब सेक्शन 9 के सेक्शन 5 में दे रहा है। नॉन रेजिडेंट है टैक्सेबल पर्सन, जो नेक्स्ट जो पर्सन डिडक्ट कर रहा है टैक्स, जिसको अलग से चार्ज नहीं किया गया है। कोई पर्सन किसी के बिहाफ में दे रहा है, एजेंट के रूप में मैंने बताया था। नेक्स्ट कोई आईएसडी है, आईएसडी पढ़ाया था, याद होगा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। उससे केस में कोई पर्सन कॉमर्स ऑपरेटर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, यानी ई कॉमर्स के थ्रू कर रहा है, टैक्स कलेक्ट कर रहा है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, ऑनलाइन डेटाबेस के थ्रू काम कर रहा है, जो इंडिया के बाहर है, रजिस्टर्ड पर्सन के अलावा कोई पर्सन जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड है और वो काम कर रहा है। तो इन सारे लोगों को जरूरी है रजिस्ट्रेशन कराना जीएसटी के तहत। ठीक है, ये वही सारे पर्सन हैं जिनका तहत, और इसीलिए अभी तक जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं उन सब पे जिक्र इन सब पे किया है। नेक्स्ट है आपका एनालिसिस। जीएसटी के तहत वही सिंपल सा है, हमारे देश के संविधान, पहला चैप्टर पढ़ाया था जीएसटी का, उससे बताया था आर्टिकल 279 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें बोली गई हैं। क्या बोली गई है? देखो, इन सारे राज्यों में लगेगा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को छोड़ के। किन कौन लायबल नहीं होगा? देखो, द टर्म स्पेशल कैटेगरी स्टेट शैल मीन द स्टेट एज पर स्पेसिफाइड एक्सेप्ट द स्टेट्स ऑफ, ये सारे स्टेट्स हैं इनको छोड़ के, और ये 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बताए गए। ये सब मैं पहले ही बता चुका हूँ। नॉर्थ ईस्ट जितना है, सेवन सिस्टर, जेके, एचपी, यूके मतलब उत्तराखंड, ये सब, और बाकी सेवन सिस्टर इंक्लूडिंग और फिर सिक्किम, सब ये सब स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। उसके बाद 4 अलग राज्य हैं जिनको बिलो किया गया है। देयरफॉर फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉज ओनली 4 स्टेट्स आर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जिनको अलग से दर्जा दिया गया। 4 ईस्ट के। फिर बोला गया है थ्रेशोल्ड लिमिट रजिस्ट्रेशन की गुड्स की सप्लाई के लिए, जो कि एनहांस से 40 लाख तक नोटिफाई किया गया, एक्सेप्ट अगर पर्सन इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है इन स्टेट्स में। तो आप फिर नेक्स्ट पर्सन जो रिक्वायर्ड है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का, तो तुम देखना ये वही स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की बात हो रही है करके। इसमें एक दो नए जुड़ गए, जैसे तेलंगाना एंड ऑल जुड़ गया, बाकी सब वही पुराने। तेलंगाना, पुडुचेरी, ये सब नए जुड़े, बाकी वही सब है। भाई ये सब मैं बता चुका हूँ। पान मसाला, टोबैको सप्लायर्स, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, इन सब के केस में 20 लाख है नॉर्मल केस में सर्विस प्रोवाइडर्स में, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के केस में कितनी है? 10 लाख है। ठीक है, देखो ये डायग्राम दिया गया है। 30 लाख सप्लाई ऑफ गुड्स, 40 रिमेनिंग 21 स्टेट्स का 5 यूनियन टेरिटरी के लिए इतना, क्योंकि बाकी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये सारी लिमिट्स बताई गई। सर्विसेज केस में 10 लाख इनके, बाकियों के में 20 लाख। ये सब इंपॉर्टेंट है। थ्रेशोल्ड लिमिट्स इन चीज के लिए अलग है, 10 लाख इन राज्यों के लिए, 20 लाख बाकियों के लिए। तब जब आइसक्रीम, कोका-कोला, पान मसाला, टोबैको, मैन्युफैक्चर्ड टोबैको, इन सब के बारे में बात हो रही है। इन सबको जो अभी मैंने बात बोली थी, इन सब का यही डायग्राम था। इन सब लोगों को, जितने भी पॉइंट्स अभी मैंने बताए थे, इन सब लोगों को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। किनको नहीं कराना होता है वो भी मैंने अभी बताया था। ये सारे वो लोग हैं जिनको रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा बताओ, कोई इशू किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट बनना है, कोई कंफ्यूजन? चलो सब शांत है दोनों लोग, तो मुझे ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इसीलिए कहता हूँ बार बार, टैक्स में हमेशा सीक्वेंस में पढ़ाता हूँ, और सीक्वेंस में पढ़ा करो क्योंकि वो काम आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन हमें किस तरह से, किन प्रोसीजर से कराना पड़ता है? तो ध्यान रखना, इसमें थ्योरी है, ये तुम्हें पूरा रीड करना है। मुझे जो बताना है वो बताना है डायग्राम, क्योंकि डायग्राम ही इसमें बड़ी अच्छी समरी है। ठीक है, थ्योरी रीड कर लेना सब लोग, इसकी डायग्राम पे आते हैं। देखो उसमें डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस डेट से रजिस्ट्रेशन कराना है। इन केस द एप्लीकेशन इज सबमिटेड, आपने रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन सबमिट की है, 30 दिन के अंदर पर्सन की लायबिलिटी बनती है अपने आप को रजिस्टर कराने की। ठीक है, तो पहली वो कंडीशन, जब 30 दिन के अंदर लायबिलिटी बनती है तो क्या होता है? इट शैल बी द डेट ऑन विच द पर्सन बिकम्स लायबल। तो आज कितनी तारीख है? आज है 17 जून।
तो है 17 जून 2021, तो 17 जुलाई तक एनी हाउ 1 महीना पूरा हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, 30 डेज इसलिए बोला गया। नेक्स्ट, इफ द एप्लीकेशन इज सबमिटेड आफ्टर 30 डेज, अगर 30 दिन के अंदर ना करके आपने 30 दिन के बाद सबमिट किए, तो इट शैल बी डेट ऑन विच द रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड। फॉर एग्जाम्पल, आपने एप्लीकेशन सबमिट की थी इसी तारीख को 17 जून को, लेकिन रजिस्ट्रेशन आप करा रहे हैं 20 अगस्त को, तो तुम खुद देखो ऑलरेडी 2 महीने सारा क्रॉस हो गया, तो इट शैल बी द डेट ऑन विच द रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड। जिस रजिस्ट्रेशन, फॉर एग्जांपल 22 अगस्त को कहा कि ठीक है आपका रजिस्ट्रेशन, सब डॉक्यूमेंट से आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया गया, तो 22 अगस्त इसमें डेट होगी, लेकिन इससे केस में 1 महीने के अंदर ही हो जाना चाहिए। शैल बी द डेट ऑन विच द पर्सन बिकम्स लायबल। 17 जून है तो 17 जून से 17 जुलाई के बीच का जो भी तारीख होगी, जिस दिन फाइनल होगा वो हो जाएगी। जब ये विदिन की बात है, और जब आफ्टर है तो जो भी तारीख उसकी बात होगी, इट शैल बी द डेट ऑन विच द रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड, रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया गया है। ठीक है, अब ये सब थ्योरी है बेटा, इसमें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, सब तुम लोग रीड करोगे। ठीक है, और इसमें बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि बताया जाए। नेक्स्ट, कैंसलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 29। देखो, द प्रॉपर ऑफिसर समझते हैं जिसको अथॉरिटी दी जाती है। द प्रॉपर ऑफिसर में आइदर हिमसेल्फ और ऑन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन और हिज लीगल हायर्स इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन कैंसल रिवोक करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पर्सन। ये कैंसलेशन हो सकता है प्रोस्पेक्टिव भी, रेट्रोस्पेक्टिव भी, डेट से जब भी ऑफिसर को ठीक लगे। यानी कि ये जो प्रॉपर ऑफिसर है, जिसको ये राइट मिला हुआ है, ये अधिकार मिला है, ये अथॉरिटी मिली है, उसको जैसे ठीक लगेगा वो उसके अनुसार डेट या तारीख डिसाइड करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का राइट रखता है, क्योंकि उसे अथॉरिटी मिली है काउंसिल से, जीएसटी काउंसिल से। दिस कैंसिलेशन वुड बी इन नो वे इंटरफेयर विद द लायबिलिटीज ऑफ सच पर्सन। इसका लायबिलिटी से कोई रिलेशन नहीं है। और रजिस्टर्ड पर्सन जिसने रजिस्ट्रेशन कराया है, कैंसिल हो सकता है, और वो जो कैंसिल होगा विल हैव टू बी डेबिट द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जो लेजर नहीं बनाते थे, उन सारे लेजर्स को वो डेबिट कर दिया जाएगा बाय एन अमाउंट इक्वल टू आईटीसी, जितना अमाउंट है आईटीसी के बराबर जो उसने अवेल किया है टैक्स लायबिलिटी के, उनसे जो भी ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग डेबिट कर दिया जाएगा। जो भी अमाउंट इनमें से विच एवर इज हाई, उसके अकॉर्डिंग वो डेबिट कर दिया जाएगा लेजर्स में। ठीक है, तो ये था कब, जब कैंसिलेशन होता है या सस्पेंशन होता है किसी इंसान के जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। हाँ या ना? ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, क्या नियम होते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के। यानी कि रजिस्ट्रेशन ऐसे नहीं कि हवा में हो जाता है, कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं। तो चलो नियमों को देखते हैं। और ये जो डायग्राम्स बनाए ये बहुत अच्छा है समझाने के लिए, और मैं तुम लोग को फिर कह रहा हूँ डायग्राम से मैं समझा रहा हूँ, लेकिन ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा कि तुम लोग को बेटा थ्योरी थोड़ी थोड़ी अपनी तरफ से देखनी पड़ेगी। ठीक है ना, थ्योरी यू हैव टू लर्न। ओके, नेक्स्ट पेज, हाँ इसमें दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। क्या एप्लीकेशन है रजिस्ट्रेशन का? देखो भाई, एवरी पर्सन अदर देन, हर पर्सन अदर देन, अगर नॉन रेजिडेंट पर्सन है तो क्या होगा, अ पर्सन को रिक्वायर्ड टीडीएस के लिए अंडर सेक्शन 51, पर्सन को रिक्वायर्ड टीसीएस के लिए अंडर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स अंडर सेक्शन 52, पर्सन जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस अप्लाई कर रहा है कब, प्लेस आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर ऐसे पर्सन को जो कि नॉन टैक्सेबल है ऑनलाइन जिसको मिल रहा है, उस केस में ये कंडीशन फॉलो होगी। जब नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल हो, टीडीएस टीसीएस के बारे में बात है, पर्सन रिक्वायर है, और ऑनलाइन डेटाबेस के थ्रू काम कर रहा हो भारत के बाहर ऐसे पर्सन को जो कि नॉन टैक्सेबल है। ठीक है, फर्स्ट लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन। ठीक, नेक्स्ट क्या क्या चाहिए होगा, पैन वो बहुत जरूरी है, इसके बिना काम ही नहीं चलता, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और स्टेट और यूनियन टेरिटरी, क्योंकि मैंने बताया था ना एक कोड होता है उसके थ्रू ट्रेस होता है। ठीक है, फिर आपको पोर्टल के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन भेजनी होगी, और रजिस्ट्रेशन के थ्रू एवरी पर्सन बीइंग एन आईएसडी शैल मेक अ सेपरेट एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, ये करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो फिर क्या होगा, फिर आप ये सब किया आईएसडी के थ्रू, फिर आप वेरिफिकेशन करेंगे, डिटेल्स एंटर करेंगे जो भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। डिटेल्स एंटर करने के बाद एग्जैक्टली इन्हीं स्टेप्स में काम होता है। सबसे पहला पैन,
वैलिडेट किया जाएगा CBDT के द्वारा। मोबाइल नंबर जो है उसमें आपका OTP आएगा, ईमेल एड्रेस में भी OTP आता है, ये सब तुम्हें पता ही होगा। आज के टाइम पे OTP फोन पे भी आता है, ईमेल पे भी आता है, ठीक है। फिर वेरिफिकेशन जो होगा वो सब करके, सब जनरेट करके, नंबर, रेफरेंस नंबर जनरेट करके कम्युनिकेट किया गया प्रिंट को, ये कंफर्म करेंगे कि मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस सही है, वर्किंग है। उसके बाद ये सारी चीजें इस तरह से होंगी। रूल 8 सबसेक्शन 4, फिर सबसेक्शन 5, फिर सबसेक्शन 6। देखो इसमें दिया हुआ है रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, एप्लीकेंट का इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन पार्ट बी में फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 के थ्रू, जिसमें साइन होगा, वेरीफाई होगा इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के द्वारा। सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे पोर्टल में, चाहे वो आप सेंटर के थ्रू, कमिश्नर के द्वारा आप उसे नोटिफाई करते हैं। फिर नेक्स्ट रूल में एप्लीकेशन रिसीव होगी, एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा, इलेक्ट्रॉनिकली इशू किया जाएगा, ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है एप्लीकेंट को फॉर्म GST REG 2 के तहत। नेक्स्ट, पर्सन जो भी अप्लाई कर रहा होगा रजिस्ट्रेशन के लिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए रूप में, उसको टेम्पररी रेफरेंस नंबर दिया जाएगा कॉमन पोर्टल के थ्रू। यहाँ पे कॉमन पोर्टल वही GST के पोर्टल की बात हो रही है। फॉर मेकिंग एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स इन अकॉर्डिंग विद the provisions of section 27 and acknowledgement under sub rule section 5 shall be issued electronically only after the said deposit, जब वो डिपॉजिट कर देगा तब। तो इन तरीकों से पूरा रजिस्ट्रेशन का नियम फॉलो किया जाता है। क्योंकि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन। ये सारे हमने क्या पढ़े, रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाता है, किस तरह से प्रोसेस में लाते हैं। सर थर्ड पॉइंट नहीं समझ आया। थर्ड पॉइंट, पर्सन जो भी अप्लाई करे, यस सर, रूल 8। ओके, नहीं 8 is 6 ना। यस सर। ओके, जो भी पर्सन अप्लाई करे रजिस्ट्रेशन के लिए, सिंपल सी बात है, एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एक नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन के लिए उसको एक कुछ समय के लिए, टेम्पररी समझते हो, कुछ समय के लिए एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। तुम किसी शॉप में जाते हो, तुम लोग को भी एक नंबर दिया जाता है, कंप्लेंट करते हो, तुम्हें एक रेफरेंस नंबर दिया जाता है। उस रेफरेंस नंबर से पता चलेगा कि हाँ भाई तुमने रजिस्ट्रेशन के लिए किया था, और फिर टैक्स डिपॉजिट कराया जाता है। उस रेफरेंस नंबर आपसे मांगा जाएगा, आप वो रेफरेंस नंबर डालेंगे तो पता चलेगा कि हाँ भाई आपने रजिस्ट्रेशन का काम किया था, और आपने इस चीज में क्या कहते हैं, सारे आपने नियम कानून डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल किया, और तब आपको चीजें इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट की जाएंगी। तो रेफरेंस नंबर दिया जाता है टेम्पररी बेसिस पे, वो कुछ समय बाद एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, यही बात। क्लियर हो गया बेटा? ओके, यस सर। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड अप्रूवल। अब इतना सब कुछ करने के बाद आपको वेरिफिकेशन किया जाता है एप्लीकेशन का और अप्रूवल का, यानी कि आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स लगाए, चीजें लगाई, वो सब चीजें चेक की जाएंगी कि भाई हाँ सब कुछ ठीक है, सारा काम सही से हुआ है। भाई जांच पड़ताल तो होती है, भाई GST है, मजाक थोड़ी ना है कि कुछ भी लगा दिया। आपके जो भी पेपर वर्क होता है उसकी सारी चीजों की जांच पड़ताल होती है, चेकिंग होती है, और देखते हैं कि भाई आपका काम ठीक से हुआ है। कुछ भी गड़बड़ हुआ ना, तुरंत नोटिस जारी कर दिया जाएगा। इसलिए कहते हैं बहुत सोच समझ के आपको कार्य करना पड़ता है। अब देखो वेरिफिकेशन कैसे होता है, ये रूल नंबर 9। देखो थ्योरी पढ़ लेना, ये डायग्राम पे हम आते हैं। डायग्राम सारे स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। सबसे पहला, एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जाती है, चेक किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते हैं, सब सीक्वेंस में प्रॉपर हैं, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेंट ने विद इन द पीरियड ऑफ 30 वर्किंग डेज, इसके भी हमने बात, सॉरी 3 वर्किंग डेज, इसके भी हमने बात की थी, उसके थ्रू सबमिशन हुआ है कि नहीं हुआ एप्लीकेशन का। फिर वेयर नेक्स्ट स्टेप होता है, जब एप्लीकेशन फाउंड होती है डेफिशिएंट या कुछ भी गड़बड़ होता है, या किसी क्लैरिफिकेशन की जरूरत होती है कि ये चीज नहीं समझ में आ रही है, ये चीज भी होनी चाहिए थी, तो हम एक क्लैरिफिकेशन के लिए नोटिस जारी करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म GST REG 03 के तहत, जिसमें 3 वर्किंग डेज में सबमिट करनी होती है एप्लीकेशन, और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मिसिंग है या जिस चीज की जरूरत है वो आपको उसमें भेजनी पड़ेगी। नेक्स्ट, एप्लीकेंट्स को फर्निश करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट क्लैरिफाई करना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिकली GST REG 4 के तहत within the period of 7 working days from date of receipt of such notice, जो कि नोटिस जारी की गई है। उसके बाद नेक्स्ट, जब प्रॉपर ऑफिसर मैंने बताया था जिसको अथॉरिटी मिलती है काम चेक करने की, जब प्रॉपर ऑफिसर देख लेता है कि काम ठीक से हुआ है, वो सेटिस्फाई हो जाता है, वो क्लेरिफाई कर देता है कि चीजें हाँ भाई, तब वो अप्रूव करता है रजिस्ट्रेशन को,
or within the period of 7 working days from the date of receipt of such clarification or information of document. ठीक है, और उसके बाद उसको वो क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेंट को दे देता है 7 वर्किंग डेज में जब उसको रिसीव किया गया। अगर नेक्स्ट स्टेप में where no reply is furnished by applicant, जिसको फर्निश किया है, in response to notice issued, proper official shall reject। आपका काम ठीक था, आपको 7 वर्किंग डेज का समय मिलेगा आपको मिलने के बाद। अगर आपने कोई रिप्लाई नहीं किया कि आपको कराना है या हाँ भाई मेरा ये काम है और आपने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, आप भूल गए, तो रिजेक्ट आपकी एप्लीकेशन की जा सकती है अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली एप्लीकेंट ने इन्फॉर्म नहीं किया फॉर्म GST REG 05 के लिए। ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ प्रॉपर ऑफिसर ने आपका एक्सेप्ट कर दिया इसका मतलब क्या काम होगा, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन भी देनी है अपनी तरफ से, रिप्लाई भी करने की हाँ भाई हम हमारा सब ठीक है, ओके फाइन, मुझे अब स्टार्ट करना है बिजनेस या अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है, स्टार्ट करना है, कंटिन्यू करना है। ये नहीं कि अरे बस अब मेरा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं। अगर आपने नहीं बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके रिजेक्ट भी हो जाएगी 7 वर्किंग डेज में अगर आपने इन्फॉर्म नहीं की। कोई दिक्कत बेटा किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नेक्स्ट इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। कैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रूल टेक इशू किया जाता है? ठीक है, सबसे पहले बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत ही इसमें ज़्यादा हाई फाई नहीं है, कुछ नियम है, उन नियमों को हमें शॉर्ट में पढ़ना है। कैसे? सबसे पहला एप्लीकेंट को जीएसटीएन पोर्टल के तहत नियम फॉलो करना इस फॉर्मेट में। वही स्टेट का कोड जीएसटीएन पढ़ा था अभी, पहले 2 स्टेट, फिर पैन, फिर एंटिटी कोड, फिर लास्ट में चेक कोड। जीएसटीएन देखना होगा। फिर पर्सन को सेकंड रूल के तहत ये देखना होगा जिस द डेट फ्रॉम विच पर्सन लायबल होता है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए विद इन 30 डेज वाली बात। फिर नेक्स्ट आफ्टर 30 डेज वाली बात जो मैंने बताई थी। फिर नेक्स्ट एवरी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो होगा, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ये नहीं मौखिक कह दिया हो गया तुम्हारा रजिस्ट्रेशन, काम शुरू कर दो, नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है ना? उसके बाद वो ड्यूली साइन वेरीफाई होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के द्वारा प्रॉपर ऑफिसर से, इसीलिए वो बैठा हुआ है। जब तक वो साइन नहीं करेगा उसके प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं होगा, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। और जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ड्यूली साइन वेरीफाइड हो जाएगा कॉमन पोर्टल पे, तो वो अवेलेबल कराना पड़ेगा आपको कॉमन पोर्टल में विद इन 3 डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड। 3 दिन के अंदर जो समय दिया उसके बाद आपको कॉमन पोर्टल में उसको अवेलेबल कराना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, आपका रजिस्ट्रेशन फिर वैलिड हो जाएगा, आप काम शुरू कर सकते हैं। इसीलिए अब और पहले के कामों में काफ़ी चीज़ें बढ़ गई हैं, नियम कानून बढ़ गए। ठीक है, ओके, अभी 9 मिनट की क्लास रह गई है, मैं इसके बाद लिंक तुम लोग को दूसरा शेयर कर दूंगा। ठीक है, कोई इशू तो नहीं? नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू कर सकते हो ना दोनों लोग? अगर कर सकते हो तो यस सर। यस सर। ठीक, अभी 9 मिनट्स है, हम कंटिन्यू करते हैं इसी वाले। ओके, अब देखो इसमें ये सारी बात हो गई आपके रूल की। ठीक है, कि हमने बता दिया कि भाई जीएसटीएन के तहत हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करा लेते हैं। अब इशू भी करा लिया, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है सेपरेट रजिस्ट्रेशन। रूल नंबर 11 कहता है सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है अगर आपका बिजनेस एक जगह ना होकर कई जगहों पर है। उत्तराखंड में भी है, फॉर एग्जाम्पल नैनीताल में है आपका बिजनेस, इंदौर में है। इंदौर बताओ कहाँ पर आता है? वेयर इज इंदौर? नालायको, इंदौर कहाँ आता है बेटा? जीएसटी पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा था ना राज्य के बारे में थोड़ा पता रखो। आपका प्लेस नैनीताल में। नैनीताल कौन से राज्य में? उत्तराखंड। ओके, एंड वेयर इज इंदौर? बेटा इंदौर भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी इंदौर। विच स्टेट अंडर इट कम्स? बेटा मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश। ठीक है, थोड़ा सा देश, मैंने कहा स्टेट के बारे में जान लो। जीएसटी अभी कस्टम है तो तुम लोग रो दोगे नहीं तो। ठीक है, अभी तो उसमें बाउंड्रीज पढ़नी है, आइलैंड्स के बारे में और वाटर बॉडीज का देखना है, तो थोड़ा सा पढ़ो। ठीक है, तो मल्टीपल जगह का मतलब है कि जब आपका रजिस्ट्रेशन एक जगह ना होकर अलग अलग जगह पे होता है, वो विद इन द स्टेट होगा, ठीक है, या यूनियन टेरिटरी में होगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या चीज होगी, ये तो मैंने अलग की बात कर ली। अब यहाँ पे बोला है रूल 11 में जब सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन अ स्टेट। अब उत्तर प्रदेश का कोड है 09, मैंने भी बताया। तो उत्तर प्रदेश में आपका प्लेस लखनऊ में भी है, कानपुर में भी है, गोरखपुर में भी है, वाराणसी में भी है।
ठीक है ना, सोनभद्र में भी, ये सब किस में आते हैं, ये सब किस राज्य में आते हैं, ये सब आते हैं उत्तर प्रदेश में, यानी कि इनका जीएसटीएन कोड 09 ही फॉलो किया जाएगा। ठीक है, या फिर यूनियन टेरिटरी, जो मैंने आपको यूनियन टेरिटरीज बताई है तो उनके तहत आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ये नहीं कि लखनऊ का भी लखनऊ और कानपुर सब यूपी से चल जाएगा, नहीं, उसके लिए कुछ नियम है। अब वो नियम क्या है ये पढ़ते हैं। सबसे पहला, एनी पर्सन जिसके मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, उनको सेपरेट रजिस्ट्रेशन हर अलग अलग प्लेस का कराना पड़ेगा। क्या की कंडीशन होगी, मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, उनको टैक्स पे करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग जिस प्लेस ऑफ बिजनेस में जहाँ पे काम हो रहा है। एंड सी, हर जगह का अलग रजिस्ट्रेशन कराने से all separately registered business place of business of such person shall pay tax under Act of Supply of Goods and Service और वो जो कि रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है, लखनऊ का लखनऊ से, कानपुर का कानपुर से, वहीं से सारी इनवॉइस बिल जारी होंगे और वहीं के बेसिस पे सारी क्लेमिंग होगी, सारा काम वहीं से होगा। तो कानपुर का लखनऊ में मिक्स नहीं कर सकते हो, लखनऊ का लखनऊ चलेगा, कानपुर का कानपुर चलेगा, वाराणसी का वाराणसी चलेगा, गोरखपुर का गोरखपुर चलेगा, सारा हिसाब किताब शहर के अनुसार होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, राज्य एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि इंदौर में बिजनेस है, मध्य प्रदेश में उसका और वो नहीं, वो तो स्टेट ही अलग हो गया, तो उसकी बात नहीं कर रहे, सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी की बात की जा रही है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ओके, तो इश्यू तो नहीं किसी को? नो सर। ठीक है, आगे रूल 12, बाकी रीड कर लेना, उसमें रीडिंग वाला ही है। ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू अ पर्सन रिक्वायर्ड, grant of registration to a person required to deduct tax at source or to collect tax at source, rule 12। किस तरह से टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट किया जाता है रजिस्ट्रेशन के बाद? देखो बहुत ही सिंपल से कुछ नियम है। पहला, आपको टीडीएस रिक्वायर होना पड़ता है, सेक्शन के तहत या टीडीएस कलेक्ट करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिकली एप्लीकेशन के थ्रू सबमिट करना होगा, साइन कराना होगा, वेरीफाई कराना होगा फॉर्म जीएसटी आरईजी 07 के तहत, और कॉमन पोर्टल के थ्रू रजिस्ट्रेशन देना होगा। उसके बाद पर्सन जो रजिस्ट्रेशन करा रहा है, कलेक्ट कर रहा है टैक्स इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन सेक्शन 52 स्टेट यूनियन टेरिटरी के तहत, जो कि फिजिकल प्रेजेंस नहीं चाहिए, उसमें स्टेट यूनियन टेरिटरी आपको मेंशन करना पड़ेगा, फॉर्म में सब कुछ बताना पड़ेगा, आपका बिजनेस के प्रिंसिपल प्लेस का है, वो सब कॉलम्स में फिल करना होगा और उसको सबमिट करना होगा। फिर प्रॉपर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेगा, सब कुछ चेक करके अगर देखेगा सब ठीक है तो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दे देगा जीएसटी आरईजी फॉर्म 6006 के तहत विद इन द पीरियड ऑफ 3 वर्किंग डेज। फिर वही चीज एप्लीकेंट को सबमिट करना होगा। फिर प्रोसीडिंग होगी, प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई करके जब वो इशू कर देगा तो वो लायबल नहीं है आप टीडीएस के लिए, इज नो लॉन्गर लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 51 या टीसीएस के लिए सेड ऑफिसर कैंसिल कर सकता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप अपना कम्युनिकेट नहीं करते हैं कि आप बिजनेस से कब स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या आप उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं बताते हैं, तो वही चीज सेम वाला पिछला वाला रूल आप कैंसिल हो सकता है आपका। प्रॉपर ऑफिसर ये नियम फॉलो करता है अगर उसको आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना होता है, जो रूल 12-13 में आगे 3 में होगा। ये बेसिक वही नियम है, और देखो बार बार वही देखोगे घूम फिर के वही सारे नियम आ रहे हैं, उसको बस रीड कर लेना। फिर तुम लोग के समझ में तो आ रहा है ना? यस सर। नेक्स्ट है क्या रजिस्ट्रेशन ग्रांट करना पड़ता है, ठीक है ना? तो ये सब बेटा ये रीड कर लेना, प्योर थ्योरी है, इसमें कुछ भी पढ़ाने वाला नहीं है, हम डायग्राम पे आएंगे सीधे तो ज्यादा अच्छा, ठीक है? इसमें देख लेना ऐसा कुछ भी खास नहीं है भाई, रजिस्ट्रेशन नॉन टैक्सेबल पर्सन को सेम वही नहीं है, बाकी जीएसटी एंड बीएसटी की बात बोली गई है, कुछ नहीं। इसको रीड कर लेना 13 को, रूल 14-15 ऐसे समझ लो, अच्छा है 14-15। ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू अ पर्सन जो सप्लाई कर रहा है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस, कोई प्लेस आउट भारत के बाहर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट को, उस केस में हमें ये दो काम कर रहे होंगे। कोई पर्सन जो सप्लाई कर रहा है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन या डेटाबेस एक्सेस कर रहा है या रिट्रीवल सर्विस दे रहा है प्लेस आउटसाइड बिजनेस नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट को shall electronically submit an application for registration सबमिट करना पड़ेगा duly signed और verified through electronic verification code के थ्रू उसको फाइल करना पड़ेगा इन फॉर्म GST RE10 के तहत, वही सारी बात जो बोली गई है।
अगर एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन करता है तो उसको कंडीशंस के ध्यान में रखते ऑफिसर के नोटिफाई करना होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, काउंसिल के रिकमेंडेशन के द्वारा, फॉर्म 06 के द्वारा। नेक्स्ट रूल 15, अगर आप एक्सटेंशन होता है पीरियड में जो कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का होता है या नॉन टैक्सेबल रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन का होता है, तो उस केस में क्या होगा? दो चीजें। पहला, जब रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या नॉन टैक्स रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है जो एक्सटेंड कर रहा है बिजनेस, तो उसके लिए फॉर्म GST REG 011 सबमिट करना पड़ेगा। दूसरा, एप्लीकेशन जो भी होगी एक्नॉलेज होगी उसके द्वारा बोला गया। सिंपल रूल्स है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। नेक्स्ट रूल 16, 2 मिनट रह गए हैं, चलो ठीक है। रूल 16 आई थिंक हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम क्लास ओवर कर देंगे। रूल 16, सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन। सुओ मोटो मतलब समझते हो यस, क्या होता है बेटा? खुद से सुओ मोटो मतलब खुद से रजिस्टर। बेटा ये तुमने किसमें, टैक्स में मैंने बताया था कि कहीं और पढ़ाई है? सर लॉ में। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा GST में अलग मतलब है, ये तुम लोग नोट कर लो, और ये नोट कराने के बाद मैं क्लास ऑफ कर दूंगा, ये वाला क्लास इसके नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। सुओ मोटो लिख लो। जब आप पैसे को डिपॉजिट करते हैं, नोट कर लो, या ये वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, उसमें उससे देख लेना चाहो तो, डिपॉजिट करते हैं अमाउंट जो कि कलेक्टेड होता है। किसके द्वारा कलेक्टेड होता है? ऐसे पर्सन जो रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा होता है। तब स्पेशली ड्यूरिंग इन्फोर्समेंट प्रोसीडिंग्स, जब आप चेकिंग करते हैं, ये हम इंस्पेक्शन करते हैं और ये पाते हैं कि पर्सन, प्रॉपर ऑफिसर जो इसको अथॉरिटी दी गई, ये पाता है कि उसने पर्सन ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, रजिस्ट्रेशन कराने में फेल हो गया है, ठीक है, कुछ कारण से, तो उससे हम डिपॉजिट अमाउंट कलेक्ट करते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से। किसको दिया जाता है? प्रॉपर ऑफिसर को दिया जाता है। ठीक है, ओके, तो आपकी क्लास खत्म होने वाली है। नेक्स्ट क्लास आप ज्वाइन कर लें, मैं लिंक शेयर कर देता हूं। फाइन। यस।